एक ही वीडियो में हम लोग पूरा मॉडर्न फिजिक्स कवर करने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, सब कुछ होगा इसमें। पहला इक्वेशन जिस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। किसी इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी अगर एच न्यू है और थ्रेशोल्ड एनर्जी उस मेटल सरफेस का एच न्यू नॉट है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। इस फॉर्मूला पे बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो भी डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा कि डबल से थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकम मोर देन डबल और बिकम लेस देन डबल, कौन सा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू अभी अभी हमने देखा कि वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन को यहाँ फाई से डिनोट किया गया है, यानी ये एच न्यू नॉट को ही फाई लिखा हुआ है, राइट। इसको तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, एच न्यू, यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन समझ गए। अब इसी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है तो न्यू डैश का वैल्यू कर दिया गया है 2 न्यू। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नया जो होगा वो एच न्यू डैश माइनस फाइव होगा वर्क फंक्शन। न्यू डैश का वैल्यू 2 टाइम्स न्यू हो चुका है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आया। अब इक्वेशन नंबर 1 ये था और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही दोनों को डिवाइड किए, काइनेटिक एनर्जी डैश बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इसमें क्या मुझे देखा कि 2h न्यू है और यहाँ खाली वर्क फंक्शन था तो उसको माइनस वर्क फंक्शन है, और ऊपर 2h न्यू माइनस वर्क फंक्शन था उसको माइनस 2 फाई प्लस फाई करके मैंने लिख दिया, ताकि मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले सकूँ, कंपेयर करना है इसलिए। एक्चुअली में यहाँ पे था क्या, यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा था 2h न्यू माइनस एक ही फाई था, ऐसे इतना था बस, और नीचे था एच न्यू माइनस फाइव था। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए इस माइनस फाइव को मैं माइनस 2 फाइव लिख दिया और प्लस 5 भी लिख दिया। फिर इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेते ही और ये 5 लेते ही इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, तो इससे ये कट गया, तो ये 2 बचा टर्म और इधर कुछ और भी टर्म आ गया। इसका मतलब कि ये के ई डैश जो आया काइनेटिक एनर्जी डैश, वो काइनेटिक एनर्जी डैश क्या आया, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये वाला टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म आया वो ज़्यादा आ गया। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फाइनल है वो 2 टाइम्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डबल से थोड़ा ज़्यादा आ गया है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया है, बिकम मोर देन डबल। ये क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन फाई ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो ई लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट गिरा है तो एच न्यू एनर्जी होगा, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर देते हैं, इतना है। ये बोल रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज डबल, तो नया जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो एच 2 न्यू हो गया। ये 2 न्यू फ्रीक्वेंसी को डबल किए हैं, वर्क फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उतना ही है। तो इन दोनों को डिवाइड करिए, वो ई डैश ही पूछा है इसमें, तो ई डैश बाई ई इक्वल टू होगा 2h न्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस फाइव। तो ई डैश बाई ई इक्वल टू 2h न्यू माइनस 2 फाइव प्लस फाइव, इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड बाई एच न्यू माइनस फाइव लिखेंगे, ताकि इन दोनों में 2 कॉमन आ जाए। अब ये आ गया ई डैश बाई ई इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, एच न्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस फाइव आ गया, और प्लस 5 डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस फाइव। मतलब इस टर्म को डिवाइड कर दिए और फिर इसको भी अलग से इससे डिवाइड कर दिए, इस पूरे डिनोमिनेटर से, इससे ये कट गया। तो ई डैश का वैल्यू क्या आया, देखिए, ये ई इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2e आया, प्लस ये ई इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ई इंटू 5 बाई एच न्यू माइनस फाइव आया।
अब आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एच न्यू माइनस फाइव को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ई से, राइट। तो ये ई डैश बराबर आ गया 2e प्लस ई टाइम्स फाइव बाई, इसको ई लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए यही चीज़ है कि नहीं, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2e प्लस फाइव आया। देखिए 2e प्लस फाइव, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया इसका। नेक्स्ट है ये कॉन्सेप्ट कि डुअल नेचर के बारे में कैसे कंफर्म हुए साइंटिस्ट सब। तो उन्होंने YDAC किया इलेक्ट्रॉन के साथ, तो YDAC करने से वहाँ फ्रिंज के जगह पर क्या मिला, कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा था, यानी कंस्ट्रक्टिव जहाँ मैक्सिमम मिलता है, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है वहाँ नहीं था इलेक्ट्रॉन। तो YDAC में हम लोग पढ़ते हैं कि ये थीटा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मिलाते हैं यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस ये क्रिएट होता था, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जिसको लिखते थे, और वो होता था स्मॉल डी, और ये थीटा एंगल होता था तो साइन थीटा, स्मॉल डी साइन थीटा, इसी को पाथ डिफरेंस बोलते थे, है कि नहीं। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जब फॉर्मूला लगाए हम, तो 1 लैम्डा होता है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, और साइन थीटा को स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू लैम्डा आया, राइट। और इससे स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा को थीटा लिख देते हैं, d थीटा बराबर लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया d थीटा। अब हम एंगल यहाँ एक्सपेरिमेंट में मेजर कर लिए, ये एंगल कि कितने एंगल पे पहली बार मैक्सिमम मिला, तो ये एंगल नोन है मेरे लिए, और d तो पता ही है कि दोनों स्लिट के बीच क्या गैप है, तो उससे वेवलेंथ मुझे मिल गया कि इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होना चाहिए, राइट। तो इस वेवलेंथ को जब मैच किया गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मैटर वेव का h/mv से, h प्लैंक कांस्टेंट और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकल रहा था, तो ये दोनों सेम लैम्डा एकदम आ गया। तो इससे ये बात वेरीफाई हो गया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला गया आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एटॉमिक फिजिक्स का आ जाते हैं, mvr इक्वल टू NH/2π। ये एक होता है फॉर्मूला कि उसी ऑर्बिट में वही ऑर्बिट परमिटेड है इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होगा, n इंटीजर टाइम्स h/2π के, और ये mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो k Q1Q2/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन के बीच। तो इन दोनों के हेल्प से ही क्या क्या इक्वेशन याद रखना है आपको, जो डिराइव किया गया है, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी, रेडियस होता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2.2 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी माइनस RH जिसका वैल्यू होता है, RH का वैल्यू 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करता है तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल ज़्यादा है और लोअर वाला कम है, तो वो एनर्जी डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इधर 13.6 z² और डिवाइडेड बाई जो n² था उसको n1² - n2² लिख दिए। अब इसको कम रखेंगे क्योंकि मेरा ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है, तो n1 ओबियसली कम होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर कम तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू, तो ज़्यादा माइनस ये कम आइटम होना चाहिए, यानी डिनोमीटर ज़्यादा होना चाहिए इसका, तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये लोअर रखना है आपको ऑर्बिट, और ये हायर ऑर्बिट का वैल्यू रखना है। अब याद भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आता है -13.6, और दूसरे में आता है -3.4, थर्ड में आता है -1.51, और फोर्थ में आता है -0.85। फिर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप किया तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, तो ये कलरफुल होता है, अलग अलग कलर का लाइट निकालता है। और एब्जॉर्प्शन होता है कि एक ऑलरेडी बल्ब है जिससे लाइट, वाइट लाइट निकल रहा है, वाइट लाइट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इमिशन क्या होगा, देखिए ये वाइट लाइट ऑलरेडी निकल रहा है, यानी कलरफुल लाइट निकल रहा है, और इसको आप किसी कोल्ड गैस या किसी से पास कर दिए तो ये क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, इस लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इधर विब्योर में आपको सब कलर नहीं मिलेगा, बीच बीच में डार्क लाइन मिल जाएगा जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया होगा ये, तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये हुआ कि इमिशन स्पेक्ट्रम हैज़ डिफरेंट कलर्ड लाइन्स इन स्पेक्ट्रम, वेयर एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज़ डार्क
जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसके लिए डार्क कलर लाइन इन द स्पेक्ट्रम। ये ले बलम 50 रुपये का ब्रेड का फंड, वो किसके लिए लिखा है? लाइमन सीरीज, पार्मल सीरीज, 50 पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफंड सीरीज, इसके लिए लिखा हुआ है ऑर्डर में याद करने के लिए। किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो उससे जितने तरह का रेडिएशन निकलेगा उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो पाल्मर सीरीज में रखा जाता है। किसी भी हायर थर्ड में तो पास्चन सीरीज एंड सो ऑन। मोमेंटम सबको पता है, अगला है फॉर्मूला, मोमेंटम बराबर होता है mv। तो अगर पार्टिकल है उसका मोमेंटम आपको mv लिखना है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर फोटॉन्स आ रहा है कहीं पे, रेडिएशन आ रहा है, तो उसके लिए मोमेंटम क्या लिखेंगे? तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², उसे c डिवाइड कर देंगे तो ये c कट के क्या, मास इनटू स्पीड आ जा रहा है, उसका फोटॉन का स्पीड आ रहा है। तो ये मास तो हमको पता रहता नहीं है, फोटॉन का रेस्ट मास क्या है, 0 है, तब आखिर कैसे उसका मोमेंटम लिखा जाएगा? तो ये mc² जो है उसके जगह पर आप E लिख दीजिए, फोटॉन का एनर्जी लिख दीजिए और नीचे c से डिवाइड कर दीजिए। अब एनर्जी पता ही रहेगा आपको क्या है, एनर्जी इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उसका, और c से डिवाइड कर देंगे तो मोमेंटम इस तरह से मिल जाता है, फोटॉन का कितना मोमेंटम है बिना मास पता किए। रेस्ट मास 0 है इसका, तो मास से मिलेगा नहीं, तो एनर्जी से मिलता है, एनर्जी बाई सी करने से मोमेंटम आता है। नेक्स्ट जो याद रखना है आपको कि E इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा, राइट। ये c बाई लैम्डा ही फ्रीक्वेंसी है, तो ये hc इसमें जो आता है ना उसका वैल्यू याद रखना है आपको, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में इसका वैल्यू होता है। तो लैम्डा को भी आप अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे अगर, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो hc का वैल्यू याद रखिएगा 12400 और यूनिट के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या था, h/p। इसको आप क्या लिख सकते हैं, h/p को h/mv लिख सकते हैं, और मोमेंटम को √2m काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको आप लिख सकते हैं h डिवाइड बाई √2, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे V0 क्या है बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो h डिवाइडेड बाई √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है, ये सब कांस्टेंट एक है, और खाली √v बच जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ। तो इतने का वैल्यू h डिवाइड बाई √2me का वैल्यू, इतना जो कांस्टेंट है ना इसका वैल्यू आता है लैम्डा इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू आता है 12.27 आता है, ठीक है। और नीचे जो है वो यूनिट, नीचे V0 ये बचने वाला है, तो ओबियसली इसका यूनिट √V0 यानी √वोल्ट वाला यूनिट आएगा, ताकि इससे ये यूनिट कट जाए, और साथ ही साथ ये लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में ये यूनिट याद रखिएगा। तो 12.27 बहुत काम का है, लेकिन ये भी याद रखना है ये वोल्ट √वोल्ट यहाँ यूनिट आएगा इसको काटने के लिए, और एंगस्ट्रॉम में ये वेवलेंथ आपको मिलेगा। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 12.27 वोल्ट। इतने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट किए, तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ बताइए। तो लैम्डा का वैल्यू अभी अभी पढ़े थे कि 12.27 डिवाइड बाई √V0 आया था, तो √V0 बने यही स्टॉपिंग पोटेंशियल ही लिखना है आपको। तो 12.27 डिवाइड बाई √12.27, और ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा √12.27, और जिसका वैल्यू लगभग 3.5 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 16 थोड़े है, 16 से कम है ना, 3.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, रूट निकालने से। फिर कुछ कांस्टेंट का वैल्यू यूज आ सकता है, जो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, ये सब लिख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.634 इंटू 10⁻⁻34, के होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 23 आर होता है, आर का वैल्यू 8.314, एवोगाड्रो नंबर
6.023 इंटू 10⁻23। और जो गैसेस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ली जाती है? पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो भी बोले वो 3/2 kT। 3 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 लेना है, और 1/2 kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी होता है गैसियस मॉलिक्यूल का। ज़रूरत पड़ सकता है अगर पूछेगा कि गैसेस मॉलिक्यूल का से एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालिए, तो इससे वेवलेंथ जो निकालेंगे आप तो λ/p लिखेंगे या √2m, और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। ये जो बोर मॉडल था वो कैसे उसको पता चला कि जो है mvr = nh/2π होगा, वही ऑर्बिट परमिसेबल है जिसके लिए mvr का वैल्यू nh/2π होगा। तो वो डी ब्रॉगली से पता चला उसको। डी ब्रॉगली क्या बताया था कि वेवलेंथ जो होता है वो h/p होता है इलेक्ट्रॉन का, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये वही ऑर्बिट परमिसेबल होगा जिसमें स्टैंडिंग वेव, इसमें क्या बनता है? स्टैंडिंग वेव बनता है। तो कंप्लीट वेव फॉर्म बनना चाहिए, या तो एक कंप्लीट वेव होना चाहिए, या एक और एक 2 वेव कंप्लीट होना चाहिए, या 3 1 वेव 2 वेव या 3 वेव ऐसा होना चाहिए। यानी जो 2πr है जिसको ऑर्बिट आप बोल रहे हैं उसमें n लैम्डा होना चाहिए, 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे। या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होता है? n लैम्डा होता है n टाइम्स, और लैम्डा होता है, और लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? h/p। तो उससे जब h/p में p को mv लिखा गया यहाँ, और ये h और n यहाँ पे ऐसे लिखे, और इधर ये आके mv और r मल्टीप्लाई कर दिए तो 2π नीचे आ गया, तो mvr = nh/2π यहाँ से आया। नेक्स्ट एक्सरे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कोलिज ट्यूब में एक्स रे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यहाँ से ये हीट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, और ये स्लो डाउन होता है टारगेट के पास आने पे, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो वहाँ एंटर करेगा, तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्लो करेगा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी कम होगा इस इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का, और जितना कम होगा वो एक्सरे के फॉर्म में इधर निकलता है। तो अगर ई इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये v0 पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से और टारगेट के बीच में दौड़ाया गया, तो वो एनर्जी EV0 गेन करेगा, राइट। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? E = hc/λ, तो लैम्डा = hc/एनर्जी E, और एनर्जी EV0 के बराबर होगा, तो उससे लैम्डा निकल जाएगा। अब चूँकि ये EV0 मैक्सिमम एनर्जी है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जो ये आएगा वो कम आएगा, तो इसीलिए लैम्डा मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ। तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पे बनाया गया है वेव, क्योंकि हर तरह का वेवलेंथ ये निकालता है। मिनिमम तो एक वेवलेंथ निकालेगा ही, क्योंकि मैक्सिमम वो हम एनर्जी ले लिए EV0, तो मिनिमम इतना निकालेगा। तो मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच एक्सरे इज इमिटेड इज कॉल्ड, मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच नो एक्सरे इमिटेड, माने इससे कम वेवलेंथ वाला एक्सरे नहीं निकल रहा है, तो इस वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे हो गया। अब एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या हो रहा है कि अगर वो टारगेट की तरफ आया और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, जैसे टारगेट मेटल है ये, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को से कोलिजन करके उसे वहाँ से भगा दिया, तो उससे हायर ऑर्बिट वाला जंप करके लोअर में आता है। तो के अल्फ़ा का मतलब है कि अगर के अल्फ़ा का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, के शेल होता है ना पहला, दूसरा एल होता है, तो के का इलेक्ट्रॉन अगर नॉकआउट हो गया, पहले के का ही क्यों होता है नॉकआउट? क्योंकि के में डेंसिटी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट होता है छोटा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना होता है उससे डिवाइड करने पे ज़्यादा डेंसिटी आता है। दूसरे का ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो फैले हुए पूरा इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहता है, तो के में ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ से नॉकआउट हो गया, तो यहाँ वाला दूसरा वाला जंप करके यहाँ आएगा, तो के अल्फ़ा मतलब दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप किया इलेक्ट्रॉन, तो हायर ऑर्बिट में ज़्यादा ऊर्जा था और लोअर में कम, तो ऊर्जा का डिफरेंस के बराबर
का एक्सरे निकलता है, तो उसी को के अल्फ़ा लिखा गया है। अब के बीटा जो है उसका वेवलेंथ कम क्यों है? क्योंकि बीटा मतलब समझिए तीसरे से पहले ऑर्बिट में जंप करेगा तो ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, तो कम वेवलेंथ वाला निकलेगा, इसीलिए पहले के बीटा ऐसे बनाया है यहाँ पे, ठीक है, फिर के अल्फ़ा बनाया है। वैसे ही एल मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट में जंप करना है सेकेंड में, तो तीसरे से सेकेंड में जंप करेगा तो एल अल्फ़ा, और चौथे से दूसरे में, तीसरे से दूसरे में तो एल अल्फ़ा, और चौथे से दूसरे में तो एल बीटा। तो एल बीटा का वेवलेंथ कम यहाँ पे दिखाया है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है, चौथे से दूसरे का गैप ज़्यादा होगा तीसरे से दूसरे के कंपैरिजन में, समझ गए। तो इस तरह जो नॉकआउट होने से, हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करने से जो इंटेंसिटी मुझे मिल रहा है जिस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग, उससे मुझे ये वेव जो ग्राफ में बना रहा हूँ इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेव। फिर हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे, तो 0.1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ वाले को हार्ड बोलते हैं। वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है तो हार्ड एक्सरे, और 10 से और 100 एंगस्ट्रॉम तक के वेवलेंथ वाले को सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेव जो निकलता है ट्रांजिशन से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, उसकी फ्रीक्वेंसी, मोजले लॉ इसको बोलते हैं, मोजले लॉ, उसकी फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट, इसको ए जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ब्रैकेट में z माइनस बी, इसके बराबर होता है। ये मोजले लॉ है। ये इसमें ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और बी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ए को प्रोपोर्शनलिटी और बी को क्या बोलना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब z यहाँ एटॉमिक नंबर है ही, तो ये कैसे रिलेट किया है, किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करने से जो एनर्जी निकलता है उसका फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी होगा। तो आर चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, RH जिसका वैल्यू 13.6 होता था, और z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो z स्क्वायर बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखते हैं ऐसे चेंज इन एनर्जी को। अब एनर्जी को hc बाई लैम्डा लिखते हैं, तो ये h से ये h कट गया, c से c भी कट गया, तो खाली क्या बच गया यहाँ 1/λ यहाँ बचा, नहीं c/λ रहने देंगे, c को नहीं काटेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी c/λ होता है, तो c/λ यानी फ्रीक्वेंसी जो आया उसमें यहाँ RC z स्क्वायर रह गया, RC और z के जगह पर z माइनस बी लिखना है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट लगा के, क्योंकि लोअर स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है हायर से लोअर में जब जंप करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट हो गया है, लेकिन एक बचा हुआ है ना, तो वो आने वाले इस इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, ठीक, तो इसीलिए वो अपोजिशन को दिखाने के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी दिखाया गया है यहाँ। तो यहाँ पे हो गया z माइनस बी का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, रूट दोनों साइड ले लिए, तो इधर रूट RC दोनों हो गया RC, और z माइनस बी है, तो z का वैल्यू, z माइनस बी का वैल्यू एज इट इज़ यहाँ रूट में देखिए हम रखे हुए हैं, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करना है। तो मान लेते हैं दूसरे से पहले में जंप किया तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका 2 हो गया, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आ गया कि नहीं, तो देखिए 3/4 यहाँ लिख दिया गया है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू, ए का वैल्यू 3/4 कब होगा, जब दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में जंप करेगा, वैसे तीसरे से पहले में करेगा तो ये 3 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर करके और इस ए का वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं हम, है कि नहीं। और के सीरीज के लिए बी हमेशा क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपोज करने के लिए यहाँ बैठा है, और वैसे भी आगे के लिए होगा तो बी का वैल्यू दे देगा, और ए का वैल्यू निकालने अभी हम सीख ही लिए कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इसके बाद ये ग्राफ क्या है, ग्राफ ये मोजले लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कैसे बनाया गया है ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। रूट वाई एक्सिस पे ये लिखा गया है रूट फ्रीक्वेंसी, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे जेड का वैल्यू रखा गया है जेड। तो ये ग्राफ कैसा है, वाई बराबर सम कांस्टेंट यानी एम और एक्स माइनस बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा कि एक्स एक्सिस पे आप पॉजिटिव में बी आगे चले जाइए, तो यहाँ पे मान लेते चलेगा, यहाँ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच दीजिए ऐसे। इसका स्लोप क्या देगा, ये m देगा, जो कि a है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देगा ये। फिर ये ग्राफ में अगर आप एक और बात
पे गौर करेंगे कि बीटा वाला ऊपर क्यों बनाया है, क्योंकि बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा बीटा के लिए, क्योंकि बीटा में के अल्फ़ा मतलब दूसरे से पहले में जंप, और के बीटा मतलब तीसरे से पहले ऑर्बिट में जंप करने से जो एक्सरे निकलता है वो है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओबियसली ज़्यादा होगी, इसीलिए बीटा ऊपर बनाया है। ये के वाला ओरिजिन से पास इसलिए किया है और एल वाला नहीं किया है, क्योंकि ये 1 होता है और ये के सेल के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर जेड भी हम 1 ले लें, 1 एटॉमिक नंबर वाला ले लें, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, इसलिए वो 0 से पास करेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए ये बनाया हुआ है। दूसरे एटम के लिए बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो b होगा, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं वही b मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किए थे तो ये y आया था और ये स्लोप आता है और ये x और ये c आया था, तो जहाँ पे ये कट करेगा इस जगह को वही पॉइंट ये b हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन, ये एक्स रे का एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी का एक्स रे इधर से जा रहा है, ऐसे आई नॉट इंटेंसिटी का, और ये कोई ग्लास है या कोई ऑब्जेक्ट है जो एब्जॉर्ब करने वाला है, तो इधर ओबियसली इंटेंसिटी कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, तो जैसे रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला है वैसा ही है, आई नॉट मैंने जितना एंटर किया था उतना e⁻⁻, वहाँ लैम्डा होता था और यहाँ म्यू एक्स लिखना है, राइट। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो थिकनेस मतलब एक्स हाफ, अगर पूछेगा कि कितना एक्स हाफ लिखें, कितना थिक लें कि आधा इंटेंसिटी कर दे, जैसे कितना टाइम में आधा डीके हो जाता था, आधा उसको हाफ लाइफ बोलते थे, तो ये हाफ लाइफ नहीं है, हाफ थिकनेस है। तो वही पुराना फॉर्मूला है। हाफ लाइफ का होता था 0.693 बाई लैम्डा, तो यहाँ 0.693 बाई म्यू है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाला म्यू ये क्लियर। अब आई इंटेंसिटी नंबर ऑफ हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, माने नंबर ऑफ थिकनेस से, तो हाफ थिकनेस कितना है ये दिया रहेगा, यानी कितने थिकनेस में आधा इंटेंसिटी हो जाता है, आपने कितना थिकनेस लिया है उसको डिवाइड करिए और हाफ का पावर कर दीजिए वो, तो इंटेंसिटी मिल जाएगा कि इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है तो कितना इंटेंसिटी बचेगा रिमेनिंग। ब्रैग्स इक्वेशन एक आता है, इसमें है कि ये कोई क्रिस्टल है जिसमें 2 लेयर है, एटम यहाँ पे और यहाँ पे है, तो फर्स्ट एटम से जो टकरा के जा रहा है इधर लाइट या रेडिएशन, और दूसरे से जो जा रहा है उसमें पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, तो इतना, इससे पहले तो दोनों सेम ही था, तो ये एक्स्ट्रा पाथ आया, तो अगर 2 एटॉमिक लेयर के बीच ये गैप है d, तो ये वाला पार्ट d और साइन थीटा आ जाता है, ये एंगल क्या है, थीटा है, राइट। तो थीटा ग्रेजिंग एंगल यहाँ पे लेना है, ध्यान से रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये ग्रेजिंग एंगल है, वो थीटा है। तो डी साइन थीटा, इधर भी देखिए, इधर के आगे और ये आगे बराबर ही है, तो यही एक्स्ट्रा किया है, तो ये भी डी साइन थीटा है, तो 2d साइन थीटा अगर कंस्ट्रक्टिवली इधर मिला है ये, तो n लैम्डा होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, तो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इसी को ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। आ जाते हैं अब रेडियो एक्टिविटी पे। तो अल्फ़ा डीके, अल्फ़ा मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस को बोलते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मास नंबर होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और उस पर चार्ज होता है +2e, इतना होता है, ठीक है। फिर बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा पार्टिकल किसी से कब निकलता है, तो जब एक न्यूट्रॉन, बीटा एक्चुअली 2 तरह का होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस, ठीक है। अब बीटा माइनस कब होता है, बीटा माइनस डी के, तो बीटा माइनस डी के तब होगा जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके प्रोटॉन बन जाएगा, मास नंबर 1 बढ़ा देगा, और चार्ज यहाँ पे -1 होता है चार्ज उस पर, ठीक है। तो एक चूँकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बढ़ाता है तो 1 बढ़ाएगा ही, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, बीटा निगेटिव पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इसका। तो बीटा माइनस डी के एक्स का अगर मैं करा दिया ऐसे, तो एक्स में वाई जो होगा उसका जेड एक बढ़ जाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें जेड बढ़ जाएगा,
ए वही रहेगा, और ये बीटा माइनस निकला -1, ठीक है, और इसका मास लगभग नेग्लिजिबल लेते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इसके साथ क्या निकलता है, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो। हालांकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होगा, इसका भी मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ए के वैल्यू में चेंज नहीं लाएगा ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा मास होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाता है। और बीटा प्लस डी के जब होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज तो +1 होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +1, और मास वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है, राइट। तो X अगर पेरेंट न्यूक्लियाई है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या एक कम हो जाएगा, मास नंबर वही रहेगा, और ये बीटा प्लस पार्टिकल इससे निकल जाएगा और साथ में न्यूट्रिनो। इसके बाद एक होता है के कैप्चर। ये कॉन्सेप्ट क्या है के कैप्चर का, कि अगर कोई न्यूक्लियाई है एक, और अगर उसमें अनस्टेबिलिटी आया और उसको प्रोटॉन का संख्या कम करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम रहता है। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बना उसका एक माइनस हो जाएगा ये, और साथ में यहाँ पे एक न्यूट्रिनो बनता है। न्यूट्रिनो ही क्यों बना, एंटी न्यूट्रिनो क्यों नहीं बना, न्यूट्रिनो ही क्यों बन रहा है बताइए। क्योंकि इसको राइट साइड में लाइएगा तो ये बीटा माइनस के जैसा है, तो बीटा माइनस में क्या निकलता है, बीटा माइनस में। अब लेफ़्ट साइड में, ये याद रखने के लिए ट्रिक खाली है, ये माइनस है तो लेफ़्ट साइड में प्लस आके बनेगा, यानी बीटा प्लस है, और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, इसलिए न्यूट्रिनो यहाँ लिखिएगा, याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो गामा डीके होता है, गामा डीके में सिर्फ एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, या वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही एक्साइटेड होकर एनर्जी ज़्यादा अगर हो गया तो एनर्जी कुछ रिलीज कर देता है। उसमें न तो मास नंबर में फ़र्क होता है न एटॉमिक नंबर में, सिर्फ गामा रे मतलब कुछ एनर्जी वो निकाल देता है अपने अंदर से। तो उसका गामा डीके का ये इक्वेशन हुआ। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इसमें n = n0 e⁻ λT, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना बचे हुए हैं, वो रिमेनिंग कितना है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इनिशियल कितने थे, ठीक है। और ये डीके कांस्टेंट है लैम्डा, और टी टाइम है, राइट। तो जो रेट ऑफ डीके होता है dN/dt वो प्रोपोर्शनल टू n होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो लैम्डा लगाया गया था, लैम्डा n। इसी को दोनों साइड में इंटीग्रेट किया गया है, dN = λN dt, और n को इधर ले आते हैं तो dN/n = λ dt, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहाँ से कहाँ तक, तो n0 से n तक, और टाइम 0 से t तक। तो इसी से आया था n = n0 e⁻ λT, इतना आ जाता है, ठीक है। अब ये जो लैम्डा यहाँ पे है इसका यूनिट सेकेंड इन्वर्स होता है, और फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, लैम्डा = 1/t एवरेज वैल्यू होता है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। या t हाफ के टर्म में लिखना है तो लैम्डा होता है 0.693 / t हाफ लाइफ। ऐसा दो वैल्यू लैम्डा का हो सकता है, दो तरह से लैम्डा निकाल सकते हैं आप। फिर अगर हाफ लाइफ के टर्म में पूछेगी कि n कितना नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचेगा, अगर शुरू में n0 था तो 2 आपको जितना समय दिया जाएगा और उसका t हाफ क्या है उससे डिवाइड कर दीजिएगा इससे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेनिंग इतने t टाइम के बाद का ये फॉर्मूला है। फिर n = हम लोग पढ़े थे n0 e⁻ λT। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक। तो dN/dt जो होता है ना, dN/dt रेट ऑफ डीके, इस चीज़ को बोला जाता है एक्टिविटी। तो a इसको बोलेंगे, तो a = क्या होगा, इधर भी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो n0 और लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में e⁻ λT, इतना आएगा ये।
तो ये एन नॉट लैम्डा इतना आ रहा है, तो और बाकी का इसी के जैसा ही है। देखिए आप अगर ध्यान से तो इसी इक्वेशन में मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देता लैम्डा, तो ये क्या बन जाता, एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सेम बन जाता है कि नहीं, जो डिफ्रेंशिएट करने पे जैसा आया नीचे वैसा ही ये बन गया, सिर्फ लैम्डा मल्टीप्लाई करने से। यानी ये डी एन बाई डी टी है क्या, ये लैम्डा एन ही तो है, जिसको एक्टिविटी बोल रहे हैं, रेट ऑफ टी के। तो ये लैम्डा एन के बराबर है। तो ए बराबर, और ये वाला किसके बराबर है, ए नॉट इसको लिखते हैं। तो लैम्डा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो ए एक्टिविटी बराबर होगा ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी भी वैसे ही कम होगा, किसी भी इंस्टेंट पे जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है उसका एक्टिविटी होगा, शुरू में कितना था 2 टू दी पावर समय बाई टी हाफ लाइफ रख दीजिए, तो उससे किसी भी इंस्टेंट पे बचे हुए न्यूक्लियाई का एक्टिविटी मिल जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट जिससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये रहता है कि अगर ए एक न्यूक्लियाई है जिसका प्रोडक्ट बी बन रहा है और वो लैम्डा 1 रेट से बन रहा है, और इसी ए से ही बी भी बनने का चांस है। ए से ही क्या बन रहा है, बी तो बन रहा है, सी भी बन रहा है, वो लैम्डा 2 रेट से बन रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डीके इस ए का, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर ए का लिए, उसका रेट ऑफ डीके क्या होगा, ठीक है, डी एन बाई टी टी। तो ये प्रोपोर्शनल लैम्डा का होता है, तो इस बार लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन ए होगा यहाँ, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पे रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना बचेगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर, जहाँ जहाँ लैम्डा था वहाँ मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिख देंगे, बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है, राइट। क्लियर है, एकदम सिंपल है ये। अब ये तो हो गया कि कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना खर्च हो गया वो निकालना है। यानी टोटल एन नॉट था, उसमें एन ए बचा हुआ है, तो क्या इतना डिफरेंस खर्च हो गया वो मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा, एन नॉट माइनस एन ए का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, दोनों में कॉमन ले लेते हैं एन नॉट, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी, इतना आया रिमेनिंग का। तो ये जो रिमेनिंग आया इतना, ये क्या है, खर्च हो गया, इतना क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक। अब इतना का डीके अगर हो चुका है तो उसमें कितना डीके बी हुआ और कितना सी हुआ, वो फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, राइट। तो अगर पूछेगा कि बी का कितना डीके हो गया है, बी का डीके कितना हो चुका है, कितना बचा है वो नहीं, तो जितना डीके किसी भी इंस्टेंट पे जितना ये इसका वैल्यू होता है, टोटल इतना मेरे पास डीके हो चुका है, एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, इतना क्या है, डीके हो चुका है। तो उसमें से लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये रेशियो जिसे बांटते हैं ना कि पहले को हिस्सा कितना मिलेगा बी को, तो बी किस रेट से खर्च हो रहा था बाई टोटल रेट, इस रेशियो में बांट देते हैं। वैसे ही सी का अगर पता करना है कि सी का कितना डीके हो चुका है, कितना खर्च हो चुका है, तो यही चीज़ लिख के और लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिख देंगे, रेशियो में, डायरेक्ट रेशियो में उसको कन्वर्ट करके अब पता लगा सकते हैं कि कितना डीके बी का हुआ और कितना न्यूक्लियाई का डीके सी का हुआ। फिर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि x से बन रहा है y और y भी रुका नहीं है बन के, z में कन्वर्ट हो रहा है, तो y के डीके का रेट पूछेगा, डी एन वाई बाई डी टी क्या होगा, डी एन वाई बाई डी टी। तो इसका फॉर्मेशन का जो रेट है वो x के डीके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। तो x का डीके रेट क्या होगा, लैम्डा 1 एन एक्स का कितना सैंपल है अभी, माइनस ये y का डीके का रेट क्या होगा, एन y हो जाएगा और लैम्डा 2 हो जाएगा। y इस रेट से खर्च हो रहा है और इस रेट से बन रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन ही क्या होगा कि y किस रेट से खर्च हो रहा है, डी एन वाई बाई डी टी। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट आपका।
अब आराम से सारे फार्मूला को, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, सारे फार्मूला को रिवाइज करिए, राइट। एग्ज़ाम में इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस इतना ही टोटल कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में। फिर इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में मास डिफेक्ट वाला नहीं बताया, क्योंकि मास डिफेक्ट सबको पता है। मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी आता है E= आता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर आया। और ये अगर एक AMU होता है तो 1 AMU गुना सी स्क्वायर करने पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो मास डिफेक्ट को AMU में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपका 50 AMU आया मास और सी स्क्वायर, तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर 931, तो 50 गुना 931 हो जाएगा, उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, कंप्लीट हो चुका है ये। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।